नासिर अली बहुत अच्छे फुल बैक, बहुत समझदारी से खेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज बात होगी हॉकी की, जो कि हमारा कौमी खेल है और हाल ही में चीन में होने वाली एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। उस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी ने भारत की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की और चीन जो कि होस्ट था, मेज़बान था, उसने दूसरी पोजीशन और पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अगर हम ओवरऑल अपनी पाकिस्तान हॉकी टीम का उसकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने ना मसाइब हालात के बावजूद निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और अगर कोई कमी बेशी रह भी गई है तो वो खिलाड़ियों की वजह से नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से और जो क्राइसिस चले आ रहे हैं पाकिस्तान हॉकी में, ये उसका रिफ्लेक्शन था। वरना जितने भी मैचेस हुए उसमें पाकिस्तान ने जो है ऑन एंड ऑफ जो है अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। और एक चीज़ जो है उभर के सामने आई कि एशियन टीमें जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शिरकत की, इस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में, उनकी परफॉर्मेंस कम व बेश जो है एक ही रही। ये ज़रूर है कि बाज़ मैचेस में टीमों के दरमियान मार्जिन जो है कहीं ज़्यादा रहा, कहीं कम रहा। पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें कि पाकिस्तान की टीम ने सिंगल लीग में होने वाली इस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में चीन की टीम को आपने देखा कि बड़े मार्जिन से शिकस्त दी लीग के मैच में। और जब पाकिस्तान का मैच चीन से खेला गया तो उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो शिकस्त खा गई, और शिकस्त भी इस तरह से खाई कि पाकिस्तान की टीम को पेनल्टी शूट आउट पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। और हमारा ये शोबा जो है वो यकीनन एक तवज्जो तलब है कि इसमें लगता है ऐसा है कि काम नहीं हुआ, इसलिए कि आज से चंद माह कबल भी हमारी टीम जापान के ख़िलाफ़ भी इसी तरह से पेनल्टी शूट आउट पे हार गई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो हमारी टीम ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है, या एशियन सतह के दूसरे टूर्नामेंट्स में जो हमारी टीम इससे पहले चंद माह कबल परफॉर्मेंस दे चुकी है, हम ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। उनको ये मौके फ़राहम करने होंगे कि वो इंटरनेशनली जो यूरोपियंस टीमें हैं जिनकी इंटरनेशनल रैंकिंग जो है बहुत अच्छी है, उनसे मैचेस जो हैं हमें ऑर्गेनाइज़ करने पड़ेंगे। हमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए फ़ंड्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और हॉकी फेडरेशन जो है पहले ही खिलाड़ियों का उन पर कर्जा है, उसको मैं समझता हूँ कि उतारना होगा, उनको फैसिलिटेट करना होगा, उनको एकोमोडेट करना होगा, उनकी जॉब और के लिए उनकी बात करनी होगी। और जब तक आप खिलाड़ी को रोज़गार फराहम नहीं करेंगे, जॉब और कैरियर नहीं होगा, तो हाउ कैन पॉसिबल कि वो जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। बहरहाल हॉकी के इन्हीं उमूर पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट, और इसी तरह से 1982 के जो वर्ल्ड कप था जो मुंबई में हुआ था उसके गोल्ड मेडलिस्ट, और उसके साथ साथ 1982 में ही जो नई दिल्ली में एशियन गेम्स हुआ था उसके भी वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान हैं। उनके 7 साला इंटरनेशनल कैरियर में उनके क्रेडिट पर 7 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 22 गोल स्कोर किए हैं, और उसके साथ साथ उनको हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का भी इजाज़त हासिल किया है। नासिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और उनके साथ साथ हमारे दरमियान पाकिस्तान वीमेंस हॉकी टीम का एक सितारा भी मौजूद है, जो पाकिस्तान वीमेंस हॉकी टीम की नुमाइंदगी करती रहीं, और कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर किया हुआ है। और न सिर्फ वो हॉकी की प्लेयर हैं बल्कि ट्रैक एंड फील्ड के और भी मुकाबलों में शरीक होती रही हैं। गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, जो हमारे लिए भी बड़ी खुशी का बाइस है, कि हमारे सीनियर हुआ करते थे, हम उनको उस्ताद के नाम से जानते थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से उनका ताल्लुक़ था, और वो साबिक इंटरनेशनल ग्रेड 1 अंपायर थे, सरफराज उद्दीन साहब, और जिनकी सब इज़्ज़त किया करते थे, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे। उनकी साहबजादी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, सूफिया हमायूं मुनीफ साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि बहुत आप शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। जी। जब कोई ख़ातून किसी प्रोग्राम में हो या किसी महफिल में, तो ज़ाहिर है लेडीज़ फर्स्ट, तो सवाल तो पहला आप ही से बनता है। गो कि हम नासिर भाई से ही बात करेंगे। हाल ही में अभी हमने देखा कि जब हमारे अरशद नदीम जी। मतलब पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आए और उन्होंने 92.97 बिल्कुल। डिस्टेंस जो है वो नेज़ा फेंका और दुनिया, मैं समझता हूँ कि खेल में उन्होंने ग्रां कदर कारनामा अंजाम दिया। तो जहाँ उनको मतलब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सूबों वज़राए आला और गवर्नर्स की जानिब से उनको पजीराई की गई और भी लोगों ने उनको बुलाया, तो हमने देखा कि आपने भी अपने मतलब प्लेटफॉर्म से, गो कि आप जो है मुख्तलिफ इदारों की CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और मुख्तलिफ इदारों में आप मैनेजिंग डायरेक्टर के भी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो हमने देखा कि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर तले जो आपने प्रोग्राम किया जी। कराची KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर आपने अरशद नदीम और उनकी फैमिली को उम्रे के टिकट देने का ऐलान किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी और हौसला अफजा अलामत है किसी भी मतलब एक जो स्पोर्ट्स की शख्सियात हैं या ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो स्टेटस मतलब उसका क्या है और वो चीज़ जो है कहाँ तक पहुँची? जी देखिए, अरशद नदीम जो हैं फ़ख्र पाकिस्तान है। इस वक्त उन्होंने पूरे पाकिस्तान की आवाम का सबका दिल जीता है और सिर्फ ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उनको कुछ दें, लेकिन हर इंसान को जिस लेवल पे भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं करना चाहिए और हर स्पोर्ट्स पर्सन की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के हालात जो यहाँ पे हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जो भी जिस लेवल पे स्पोर्ट्स के हवाले से अपनी कुछ खदमात पेश कर सकता है वो बहुत अच्छी बात होगी। यही चीज़ जहन में रखते हुए हमने भी अरशद नदीम को भी मोटिवेट करने के लिए और साथ में जितने भी और स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं और स्पोर्ट्स पे तवज्जो दे रहे हैं और थोड़ा सा ये भी सोचते हैं, जो बात आपने कही कि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जॉब्स का क्या होगा, तो उन सबको भी अरशद नदीम को देख के बहुत मोटिवेशन मिली है। तो इसी सिलसिले में हमें लगा कि वो वाकई डिज़र्व करते हैं और इस तरीके से और हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी मोटिवेट होगी, इसलिए हमने ये कोशिश की। और अरशद नदीम साहब के फैमिली वगैरह से जो रब्ता किया था, तो वो अभी कुछ मसरूफियात में है इस वक्त। जनवरी तक उन्होंने बताया है कि कुछ उनका शेड्यूल है और इंशाल्लाह उसके बाद वो फिर रब्ता करेंगे तो ये कंप्लीट करेंगे प्रोसेस। जी नासिर अली साहब, जी सर। मतलब आपका तो करियर बड़ा शानदार रहा है और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की आप फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप ज़ाहिर है कप्तान भी रहे और कप्तान की हैसियत से भी आपने ग्रां कदर कारनामे अंजाम दिए। फिर आपकी अपनी फुल बैक की मतलब पोजीशन पे भी आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। ये एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में क्या हो गया, मतलब हमने कहाँ गलती की, क्या हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्या हुआ? बहुत शुक्रिया रियाज साहब। सबसे पहले तो मैं आपके वीनस जो चैनल है उसको और हमारे उस्ताद साहब की बेटी मिसिज़ मनीफ़ उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि हमारे साथ प्रोग्राम जब कल आपने मुझे बताया तो लेकिन आपने बोला कि वो मिसिज़ मनीफ़ भी आ रही हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारी बेटी है और इनके जो वालिद साहब थे उनकी बहुत खिदमत हैं हमारे साथ जो है, तो बहुत प्यार करते थे, लविंग पर्सन। अब मैं आता हूँ एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरफ। जहाँ तक आती है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरफ, तो आपने देखा होगा कि टीम की जो परफॉर्मेंस है, मैं बताऊं कि जब ताहिर ज़मान ने जब ज्वाइन नहीं किया था तो उससे पहले साइड मैचेस ये खेले हैं चाइना के साथ, जो कि दोनों के दोनों ये मैचेस जो हारे थे। और ये मैं आपको वसूख से बताऊं कि ताहिर ज़मान के आने से टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वो 100% जो है ना वो बेहतर हुई है। यानी कि ये है कि ताहिर ज़मान जो है जाहिर है वो इंटरनेशनल मास्टर कोच FIH के एक मास्टर कोच हैं, उनका एक्सपोजर है। यस, तो ये है कि उनके आने से, तो जहाँ तक बात आती है कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जो हमने जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। नो डाउट कि आपने अभी बताया भी है कि माशाल्लाह, और मैंने मैचेस भी देखे हैं। मैचेस तो आ नहीं रहे थे लेकिन मैंने हाइलाइट्स देखी, उसके बाद अगर आते थे तो मैं ज़रूर देख रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो माशाल्लाह नो डाउट कि अच्छा खेले हैं। लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल मैचेस में हर टीम जो होती है वो एक जैसी होती है। अब एशियन लेवल का ये हाल हो गया कि 6 की 6 टीमें जो है ना, जिसको भी चांसेस मिलेंगे, जो अवेल करेगा ना वो टीम विन होगी। और आप देखें कि जिसको चांस मिले हैं, जिन्होंने अवेल किया है, जिनकी अपना परफेक्शन थी,
वो टीम कामयाब होकर ग्राउंड से निकली है। अच्छा नासिर अली, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 182 मतलब ये कि मैचेस 180 मैचेस हुए हैं। हमने मजमूई तौर पर 80 मैचेस जीते हैं और इंडिया की टीम ने 62 मैचेस जीते हैं। अच्छा, ये तो खैर माजी की बातें हैं जब पाकिस्तान की टीम उतरती थी और इंडिया और सारी टीमों को शिकस्त देती थी, लेकिन हालिया सालों में गो के हमारा जो परसेंटेज रेशो है अभी भी ज़्यादा है इंडिया के ख़िलाफ़ फतेह का, लेकिन अब हालिया सालों में हमारी टीम जो है इंडिया से नहीं जीत पा रही। लेकिन इंडिया के साथ जो हमारे मैचेस हुए हैं बड़े क्लोज हुए हैं। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि हमें स्टेमिना का प्रॉब्लम है या कोई हमारा माइंड मतलब सेट है, क्या ऐसी क्या चीज़ है? आपने ये जो सेकंड बात की है ना कि माइंड सेट, ये इस पर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप स्टैमिना की बात करें तो स्टैमिना की कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कमी होती है। लेकिन देखें, इंडिया की अगर टीम को हम देखते हैं तो वो वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें या 6ठे नंबर पर है इस वक्त, चौथे से 5वें 6ठे पर गई है। पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो 15 या 16 पर है। तो यही जो मैचेस होते हैं इंडिया के, इस वक्त आपको पता है कि इंडिया के साथ जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने इतना स्ट्रांग कर लिया है कि जहां पर हम पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन इंडिया की जो टीम है उनको इसलिए एज ज़्यादा है कि जितने वो मैचेस आदमी खेलता है, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हो, आप टूर्नामेंट्स में जा रहे हो, तो मेंटली आप जो है ना बहुत सेटिस्फाइड होते हैं और आपका जो वो क्या कहते हैं मैच टेम्परामेंट है ना, इंटरनेशनल मैच टेम्परामेंट, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कॉन्फिडेंस आप कहते हैं। लेकिन ये है कि अब आप ये देखें कि इंडिया ओलंपिक्स में भी खेल रही है, इंडिया वर्ल्ड कप में भी खेल रही है, इंडिया प्रो लीग भी खेल रही है, इंडिया हर यूरोप टूर्नामेंट में जाते हैं। मतलब उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनकी एक्सपर्टीज जो है वो उभर के सामने उभर कर सामने आती हैं। लेकिन हमारे जो है अब इसी हद तक हम एशिया की हद तक रह गए हैं मेरा ख्याल है, देखा जाए तो ये है कि जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे कि बाहर टूर्नामेंट्स बुलाए जाए। मैंने इवन के जो भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी थे, मैंने इनको एक प्रपोजल दिया था। मैंने कहा आप ऐसा करें कि जिस तरह अमेरिका या कनाडा है या यूरोप है, यूरोप में आप अपना पोलैंड में ताहिर है, उसको आप कोऑर्डिनेटर कर दें, स्पेन में इमरान है, उसको कोऑर्डिनेटर कर दें, उसके बाद हॉलैंड में किसी को करें कि पीएचएफ के कोऑर्डिनेटर हैं, वो वहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग भी कर देंगे, आपको हर एक चीज़ फैसिलिटेट करके देंगे, आपको सिर्फ FIH के साथ प्रोग्राम बनाना है। लेकिन नासिर अली, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी डोमेस्टिक जो सिस्टम है, डोमेस्टिक हॉकी इतनी मजबूत नहीं है। आप जब एक ज़माने में खेला करते थे, हम भी उस ज़माने में खेला करते थे, तो आपने देखा कि न सिर्फ रीजन की सतह पर हर शहर में टूर्नामेंट होते थे, एक ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट होता था और फिर बाकायदगी से नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हुआ करती थी, जो आप ये देखें कि हालिया सालों में वो नहीं हो रही। और हमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ था, जो 9/11 का वाक़या हुआ था, तो इंटरनेशनल टीमें जो हैं पाकिस्तान नहीं आ रही थी। तो एक तो हमारे पास फंड्स नहीं थे कि हम इंटरनेशनल टीमों को यहाँ बुलाते, और या फिर हमारी टीमें जो हैं बाहर जा सकती हैं, और जब रैंकिंग कम होती है तो इंटरनेशनल जो बड़ी रैंकिंग की टीमें वो आपसे मैच खेलना पसंद नहीं करती। तो हमें डोमेस्टिक हॉकी पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, देखें, डोमेस्टिक हॉकी उस वक्त होती है रियाज भाई, अभी आपको पता है कि मैं सिलेक्टर भी रहा 5 साल 2019 से लेकर तो ये 23-24 तक। उसके बाद मैं स्क्रूटनी भी की, मैंने चंद एक शहरों की 10 या 12 शहरों की स्क्रूटनी किया है। उसके बिहाफ पर मैं आपको अभी जब आर्मी चीफ साहब ने हमें बुलाया था, 84 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट वालों को बुलाया था अरशद नदीम के साथ इस्लामाबाद, हम भी गए थे। तो इवन के मैंने वहाँ भी बात की है, मैंने उनको ये बोला है कि सर अगर पाकिस्तान में 1000 क्लब है ना तो 960 बोगस क्लब हैं। और वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा ये मैं आपको ये नहीं कि मैं कोई वैसे ही हवा में कोई बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको रियलिटी के साथ बात कर रहा हूँ। अगर आपको 40 क्लब जेन्युइन मिल जाए ना तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन नासिर अली, इसका भी एक हल है। अगर जो टीमें आपके पास क्लब बना के आती हैं कि जी हम ये हैं, तो आप सबका डेटा कंप्यूटराइज करें और फिर आप लीग के मैचेस होते हैं तो एक टीम जो है एक से ज़्यादा मैचेस खेलेगी, वो जो है एक्सपोज हो जाएंगे। हमें तो ये कहने नहीं चाहिए कि हमारे पास बोगस क्लब कितने, वो तो खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। सर वो आपकी बात ठीक, लेकिन अभी जो मैंने स्क्रूटनी की है 10 या 12 शहरों की, मैं जस्ट ड्रिबलिंग कराता था, उनको भगाकर देख रहा था। जो प्लेयर एक ड्रिबलिंग नहीं कर सकता तो उससे आप क्या अचीवमेंट कर सकते हैं कि क्या ये क्लब मेंबर है? ये नहीं होता कि आपने 14 आदमियों को खड़ा कर दिया, लड़कों को, ये हमारा क्लब है। लेकिन मेरा ये एक प्रोसेस नहीं था, मैं अपने तरीके से किया उसको। लेकिन ये है कि मैं चाह रहा था कि अच्छे प्लेयर भी मिलें,
आपको डोमेस्टिक हॉकी के लिए कोई स्कूल्स भी अच्छे मिले, लेकिन ये है कि रियली मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मैंने इवन के अपने शहर जाकर सियालकोट मुझे कोई क्लब नहीं मिला, सिर्फ 2 क्लब मिले थे, एक ग्रेस का क्लब और एक मेटाडोर का, बस ये 2 क्लब मिले। नासिर अली साहब, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त हमारे मेहमान, साबिक कप्तान कौमी हॉकी टीम नासिर अली और पाकिस्तान वीमेंस हॉकी टीम की साबिक खिलाड़ी सूफिया हमायूं मुनीफ साहिबा। सूफिया साहिबा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान वीमेंस हॉकी टीम की प्लेयर थी, और उसके साथ साथ आप जो है ट्रैक एंड फील्ड में भी मतलब मुकाबलों में शिरकत करती थी। तो कहाँ से आपने मतलब ये स्पोर्ट्स की जर्नी जो है शुरू की, और क्या क्या अचीवमेंट है आप? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अच्छा, स्पोर्ट्स का मुझे बचपन से शौक़ था। अच्छा, पेरेंट्स का आपको पता है कि यही होता है कि जनाब आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे लिए ये होता था कि अगर आपके स्ट्रेट एज आएंगे तो आपको स्पोर्ट्स खेलने दिया जाएगा। सही। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन होती थी पढ़ने के लिए। तो हॉकी खेलती थी, बचपन से ही शौक़ था, और फिर सिलेक्शन हुआ मेरा और नेशनल चैम्पियंस ट्रॉफी भी खेली, और बस इसी तरीके से सिलसिला चलता गया। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, फिर इंटर यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह पे। ट्रैक एंड फील्ड में भी ट्रैक एंड फील्ड में भी हाई जंप में गोल्ड मेडल लिया था मैंने, और लास्ट ईयर की जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उनको शिकस्त दी, जबकि मुझे मुश्किल लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन इसमें मैं क्रेडिट दूंगी जो कोचेज़ होते हैं, और जो मतलब इसी तरह होते हैं जैसे हमारे टीचर होते हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे अंदर शायद कोई ऐसा टैलेंट देखा कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ हाई जंप, जबकि मैं बेसिकली हॉकी प्लेयर थी। और मुझे हैरत हुई कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, जबकि काफ़ी सारे लोग वहाँ कोशिश कर रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाए हाई जंप के इवेंट के लिए। तो मेरे कोचेस जो थे उस वक्त मौजूद, उन्होंने कहा बेटा आप ये इवेंट में पार्टिसिपेट करें और आप ये विन कर लेंगी। तो ये कोई हिडन टैलेंट या पोटेंशियल कुछ था जो उन्होंने अपनी नज़र से देखा, उस वक्त तक मुझे भी नहीं पता था। तो फिर मैंने टीचर्स की बात को रिस्पेक्ट देते हुए मैंने कहा कि कोच कह रहे हैं, रिस्पेक्टेड कोच है, मैंने कहा ठीक है मैं पार्टिसिपेट कर लेती हूँ सर, लेकिन कोई वादा नहीं कर सकती जीतने का, मैं कोशिश ज़रूर आपके कहने पे करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पार्टिसिपेट किया और विन भी किया। तो फिर मुझे वाकई अंदाज़ा हुआ कि जो कोचेज़ होते हैं वो किस तरीके से टैलेंट जो कहते हैं ना हंट करते, देखते हैं कि किस में क्या पोटेंशियल है। अच्छा, ये बताइए कि हमारी जो बच्चियाँ इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्कूल कॉलेजेस में हैं, उनको मतलब आप समझती हैं कि वो प्रॉपर खेल की तरफ हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं वो उनको बाकायदा सही तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ उनको हैं या नहीं हैं? क्या मुस्तकबिल है हमारी ख़वातीन का स्पोर्ट्स में? उनको पहली बात बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और इस एरिया पे तो काम करने की मेरे ख़्याल से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैं थी और मैं चाहती थी कि वहाँ एज अ स्टूडेंट अपनी बात अगर मैं करूँ तो स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए, कर सकते हैं, पोटेंशियल है, लेकिन अगर मौका मिले उनको तो बहुत अच्छी प्लेयर्स आपको नज़र आएंगी बिल्कुल। अच्छा नासिर अली, ये बताइए कि हमने ये देखा है कि एक ज़माने में जब आप लोग फुल बैक हुआ करते थे, एक लंबी मतलब तारीख है, उस वक्त हमारा पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन रेशो जो है वो निस्बतन बेहतर हुआ करता था, और वो रेशो जो था निस्बतन बेहतर रहा जब तक सुहेल अब्बास जो कि लेजेंडरी मतलब डायरेक्ट प्ले करता, और उनका हाईएस्ट मतलब स्कोर है इस वक्त जो कोई नहीं तोड़ सकता, 348 गोलों का। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि हालिया मैचों में भी, हालिया सालों में हमें एक तो पेनल्टी कॉर्नर का जो शुबा है वो हमें थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ जो पेनल्टी शूट आउट है, लगता ये है कि उस पर अभी हमने कोई काम नहीं किया है। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले जापान से भी हम पेनल्टी शूट आउट पे हार गए थे, और अभी फिर हमारे साथ यही हुआ है।
तो ये मतलब क्या लैक है, इसलिए कि आप देखें कि हमारे गैर मुल्की कोचेज़ भी आते रहे। अब तो खैर जैसा कि हम खुद समझते हैं ताहिर ज़मान एक अच्छे कोच हैं, अगर उनके पास टीम रहे तो ये बेहतर हो सकती है। तो ये पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी शूट आउट, सर देखें ये दोनों शो भी ऐसे हैं कि जितनी आप इसकी ड्रिल्स कर लेंगे ना उतनी आप परफेक्शन कर सकते हैं। जहाँ तक आती है प्लेंटी कॉर्नर की बात, देखें ये करंट टीम में प्लेंटी कॉर्नर के जो थे 2-3 लड़के थे। नंबर 1 आपके पास अरबाज था जो कि वो मैं हर टीम में सेलेक्ट नहीं किया। दूसरा सुफियान था, लेकिन उसके साथ अबू बकर था, अबू बकर महमूद। लेकिन ये 3 लड़के जो थे, अब ये है कि अगर आप इनके ऊपर ही डिपेंड करना है तो लेकिन इनके लिए ड्रिल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर बोलें कि जी मैं 10 या 20 या 30 प्लेंटी कॉर्नर डेली कर लूँ तो वो नहीं है। ये लाजमी बात है कि प्लेंटी कॉर्नर ड्रिल्स के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा अच्छा, पहले ना सिर्फ आपको पेनल्टी कॉर्नर ड्रिल्स बल्कि जो मौजूदा मौजूदा टेक्निक है जी, उसमें वैरायटी मैं उसी तरफ आ रहा था। चलें, अच्छा आपने बोल दिया। लेकिन जब तक ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल्स नहीं करेंगे उस वक्त तक कभी परफेक्शन नहीं आती। 10, 20, 30 के ऊपर नहीं। अगर आप दिन में मैं कहता हूँ 500 टाइम जो एक ड्रिल करते हैं ना, तो मे बी के मैच में आपको जस्ट 1 और 2 टाइम आएगा वो। एब्सोल्युटली ये होता है। लेकिन जहाँ तक आती है शूट आउट की बात, शूट आउट आपके सामने है कि शूट आउट में भी जब तक ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे, मैंने देखा है कैंप में, मैं कैंप में जाकर देखता था तो या जी ठीक है जी 10 शूट आउट लगेंगे। मैच के बाद जस्ट 5 या 10 मिनट्स में आप ये चीज़ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप ये तो देखेंगे जिन्होंने शूट आउट लगाना है वो क्या इस काबिल हैं कि नहीं। अब कभी ऐसा देखा है कि 4 के 4 आपका एक गोल भी ना हो। गो के 2 गोल चाइना को फर्स्ट 2 उन्होंने कंसीव किए, लेकिन उसके बाद आपके गोलकीपर ने आपको 2 दफ़ा आपको फिर चांस लेकर दिया है। लेकिन थर्ड वाले ने भी वही किया, फोर्थ वाले ने भी वही किया। लेकिन जब तक ये ड्रिल्स नहीं करेंगे ये परफेक्शन आ सकती है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नासिर अली, आप ये देखें कि मलेशिया और कोरिया से जो हमने मैचेस बराबर खेले, अगर वहाँ हम मतलब ये कि ज़ाहिर है जीत जाते तो ये बिल्कुल सिनारियो मुख्तलिफ होता। तो वो जो हम माइंडसेट की बात कर रहे थे, आप ये कहते हैं कि खेल के दौरान तो सबका स्टेमिना एक ही होता है, टेक्निकली भी हम मेरे ख्याल से ज़्यादा साउंड हैं, टेक्निकली और टैक्टिकली भी साउंड है। लेकिन ये माइंडसेट की बात है कि, और दूसरे ये कि जो जब खेल हो रहा होता है और जो आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो मतलब पावर जो है बैलेंस रहनी चाहिए खेल के दौरान। क्या आपका बेंच जो है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि देखें पहले 16 प्लेयर थे, अब 18 प्लेयर्स हैं। 18 से भी अब 20 पहले 70 मिनट का खेल था, पहले 60 मिनट का खेल है, अब 60 मिनट का है। 15 मिनट्स क्वार्टर कर दिया हुआ है। लेकिन जब तक आपका बेंच जो है जो स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपको इसी किस्म की चीज को इसका मतलब है जो फेस करना पड़ेगा। 3-4 खिलाड़ी हमारे सीनियर इसमें शरीक नहीं हुए जो बाहर लीग खेल रहे हैं, ये असर उसकी वजह से ही पड़ा है। देखें असर लाजमी पड़ता है। आपकी जो डीप डिफेंस है उसमें देखें, अब हाफिज अब्दुल्ला से जो कप्तान भी रहे पाकिस्तान टीम के, उसमें गए थे अंडर 21 जो हुआ था मस्कत में, और वो फाइनल खेला। वो बहुत अच्छा फुल बैक है, टेक्निकली भी साउंड है, वैसे भी बहुत अच्छा फुल बैक है। उसके साथ एहतशाम असलम है, उसके साथ मुर्तज़ा याकूब है, फिर रहमान है एक लड़का। ये 4 लड़के ऐसे थे कि जो एक प्लेइंग टीम के थे, लेकिन इनके होने से लाजमी बात है कि बहुत फ़र्क पड़ता। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, हन्नान शाहिद हो गए, सुफियान हो गए, हम्माद भट्ट जो टीम के कप्तान हैं, फिर नदीम अब्दुर्रहमान ज़िक्रिया, इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। वैसे तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस मैं ये समझता हूँ कि अच्छी थी। सर बात सुने, बात हम करेंगे कि लड़कों की परफॉर्मेंस के ऊपर जो बात करनी है हमने, लेकिन लड़कों की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं, नो डाउट कि एक जैसी चल रही थी। आप जस्ट हम देख रहे हैं एशियन ये चैंपियंस ट्रॉफी को, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो मैं आगे की देख रहा हूँ टीमें जो टॉप 10 है या टॉप 15 यूरोपियन टीमों के खिलाफ जब आप खेलेंगे आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये लड़के कहाँ स्टैंड करेंगे। लेकिन जितना जब तक ये बाहर के जो एक्सपोजर नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा, हम एशियन लेवल तक ही रहेंगे। लेकिन नासिर अली, हमारे पास तो फंड्स नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे फेडरेशन के ओहदेदार जो हैं वो बाहर टीमों के साथ जाते हैं। वैसे तो देखें ओहदेदारों को जाना चाहिए, अगर FIH की कोई मीटिंग है तो यकीनन आपका बनता है जाना चाहिए, लेकिन 1 करोड़ रुपए से कमोबेश से ज़्यादा जो सुनने में आया है वो जो है ओहदेदारों पे खर्च हुआ है। तो प्लेयर जो हैं वो तो फेडरेशन प्लेयर्स की मकरूज़ है, उनको तो पैसे नहीं मिल रहे। फिर हॉकी फेडरेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी मतलब तनख्वाहें कई महीनों से नहीं मिल रही हैं। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यानी कि अगर मैं पूरे ये प्रोग्राम का देखूं ना, तो ये जो क्वेश्चन है आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है।
आप ये देखें कि पहले जो प्रेसिडेंट थे बिग नेम सर, नूर खान, आरिफ अली खान अब्बासी, अजीम दाऊद पोता, ये वो ये इंटरनेशनली विजनरी लोग थे। ये विजनरी लोग थे सर। ये वो लोग थे जो प्लेयर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करते थे और उनके लिए सोचते थे, अपना नहीं वो सोचते थे। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो हमारा प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो भी होगा, अगर वो टीम के साथ जा रहा है तो किस बेस पर जा रहा है, कि जस्ट प्लेयर की बेस पर जा रहा है ना, कि आपके प्लेयर लेकर जा रहे हैं आपको, वो खेल रहे हैं, तो आप उनके लिए कर दें कि 20,000 पाकिस्तानी रुपीस आपको मिलेंगे और आपके वही $500 पर डे जो कि पहले के चलता था। आप जरूर जाएं, जैसा कि आपने बोला, क्योंकि मीटिंग हो FIH की, उसमें जाएं, या कोई ऐसा टूर्नामेंट हो। आप लड़कों के लिए तो आपने पैसे कम कर दिए और अपने लिए आपने वही यानी कि डेली रखी। आप क्यों नहीं करते कि आप ये जो डेलीज हैं ये आप तमाम लड़कों को तो पहले पूरे करें, उनके अखराजात, उनके तमाम जो चीज़ें हैं वो तो पूरी करें। आप अपना डेली अलाउंस बनाते जा रहे हैं और लड़कों के लिए आपको फिक्र ही कोई नहीं कि जिस बेस पर आप जा रहे हैं, जिनके लिए हम आज इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, लड़कों की बेस पर बैठे हुए हैं, आप लड़कों की बेस पर ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए आपने 20,000 कर दिया। लेकिन इससे पहले जो सेक्रेटरी थे उन्होंने $150 किया था, आपने उसको मिनिमाइज करके $60-70 पर लिया है। क्यों? आप अपने फिर कम करें ना, आप 100 पर आ जाएं या 200 पर आ जाएं। आप लड़कों के वैसे ही रहने दें $150, जिनकी ना कोई जॉब है, ना कोई और कोई पैसा आ रहा है उनको, ना कोई जिनको पैसे बेचारों को मिल रहे, तो उनमें भी आपने और फेडरेशन के जो बेचारे मुलाजिम हैं छोटे, उनके लिए कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही, सैलरी नहीं दी अभी, सैलरी नहीं मिल रही। तो आप अपने पैसे लेते जा रहे हैं, ऐसा मत करें। ये थोड़ी सी ज्यादती, थोड़ी सी तो नहीं है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और इसके ऊपर ओलंपिक कमेटी को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मैं बोलूंगा कि जरूर एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए, या इनके ऊपर भी कोई ऐसा यानी कि कोई पैरामीटर सेट करें कि कौन से टूर्नामेंट में जाना है। हर टूर्नामेंट में साथ जा रहे हैं, कोई एशिया का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, साथ जा रहे हैं, आप जरूर जाएं। जाते थे पहले लोग, लेकिन वो वेरी बिग नेम सर। अच्छा सूफिया साहिबा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है हॉकी की बात हो रही है, हॉकी का दिन है, हमारी ख़वातीन हॉकी का मुस्तकबिल क्या है? इसलिए कि आप तो ज़ाहिर है पाकिस्तान वीमेंस हॉकी टीम की मेंबर रही हैं, आपने ज़ाहिर है खेले भी हैं मैचेस और चैम्पियनशिप वगैरह में शरीक रही हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि वुमेन हॉकी एक स्टेज तक जाके रुक जाती है, यानी कि आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, जिधर तक भी आप खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुझे लगता है कि वुमेंस टीम के लिए कोई ड्रेस कोड का भी इशू आता है। तो शायद ये भी वजह है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए एक बैरियर बनता है। और लेकिन नेशनल लेवल पे यहाँ पे हम इसको जितना चाहें प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और काम हो रहा है वैसे। अच्छा, ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त क्या पोजीशन है हमारी ख़वातीन की? मैं ट्रैक एंड फील्ड की बात कर रहा हूँ, तमाम खेलों की, इसलिए कि देखें आप ज़ाहिर है मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस में मतलब जो वीमेंस आपकी खिलाड़ी हैं उनको आप ट्रेनिंग वगैरह भी देती हैं, उनको देखती हैं, तो क्या इस वक्त हमारी बच्चियाँ जो हैं वाकई स्पोर्ट्स की तरफ आ रही हैं या नहीं है? मैंने ये देखा है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं इंडोर गेम्स की तरफ निस्बतन ज़्यादा हैं, लेकिन जो अगर आप मतलब फील्ड गेम की बात करें तो क्रिकेट में निस्बतन ज़्यादा आ रही हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगी? उसकी वजह है, उसकी वजह ये हॉकी मुझे लगता है कि थोड़ा एक एक्सपेंसिव गेम है बनिस्बत आप अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, मोहल्ले में जो बच्चे हैं तो एक बैट है और एक बॉल है और काफ़ी सारे बॉयज़ वो एक टीम बना के खेल सकते हैं, जबकि हॉकी प्रॉपर खेलने के लिए हर बच्चे को अपनी प्रॉपर स्टिक चाहिए, शूज़ चाहिए और एक प्रॉपर इस तरीके से। आपका कहने का मतलब है हॉकी जो है ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल और क्रिकेट से ज़्यादा महंगा है? जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी है, क्योंकि फुटबॉल भी आप देखें एक बॉल होती है, सारे बच्चे मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हॉकी के लिए थोड़ी सी इसलिए भी थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है। स्पोर्ट्स को प्रमोट दो जगह पे किया जाए, एक तो ये ग्रास रूट लेवल पे, ये तो है ही बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो टीचर्स थे, कोच थे, उन्होंने खुद कहा कि ये स्टूडेंट अच्छा खेलता है, ये कर सकता है। इवन स्टूडेंट को भी उस वक्त नहीं पता होता प्लेयर को कि शायद मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। वहाँ पे जब आपने एक हंट कर लिया कि आपने देख लिया कि ये बच्चा है या ये प्लेयर है जो आगे तक जा सकता है, फिर वो सेकेंड स्टेज ये आती है कि जैसे अरशद नदीम था या इस तरह के प्लेयर्स जो जिस सर्कल में खेल रहे होते हैं वहाँ लोगों की नज़र में आ जाते हैं, फिर उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है आगे लेवल तक जाने के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए। तो वो अगर सपोर्ट उनको मिल जाए तो काफ़ी आगे जाया जा सकता है। अच्छा नासिर अली, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डोमेस्टिक लेवल पे हमारी हॉकी जब तक उस पर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे,
फोकस नहीं करेंगे उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर ये कि हमें मतलब ऐसा कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो पहले के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरीज होते थे उनका इंटरनेशनली मतलब विजनरी लोग हुआ करते थे, तो वो जो है फ़ंड्स का भी इंतज़ाम करते थे सारी चीज़ें। लेकिन अब जो फेडरेशन है उनके पास फ़ंड्स के भी मसाइल हैं, डोमेस्टिक हॉकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपको याद है कि 2005 में सिर्फ एक लीग हॉकी टूर्नामेंट हुआ था जिसमें भारत से भी खिलाड़ी यहाँ पर आके खेले थे, जबकि हमने ये देखा है कि दुनिया भर की जो बड़ी टीमें वहाँ मुस्तकिल लीग हॉकी होती रहती है, इवन हमारे प्लेयर्स भी वहाँ जाते हैं, तो उनकी हॉकी जो है प्रमोट हो रही है, उनके नौजवानों का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एक्सपर्टीज़ बढ़ रही हैं। और हम हमारी जो है वो हम मतलब बजाय ऊपर के तरफ जाने के हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो लीग हॉकी कितना अहम किरदार अदा करती है हॉकी की प्रमोशन के लिए? देखिए सर, दो चीज़ें हैं। नंबर एक, जब आपने ग्रास रूट की बात करनी है, जब तक आप स्कूल्स के पीटीआई को इन्वॉल्व नहीं ना करेंगे उस वक्त तक आप कभी ग्रास रूट पर सक्सेसफुल कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी आपको। आप स्कूल्स के पीटीआई को हासिल करें, उनको खिदमात लें, उनके साथ जो भी करना स्कूल्स में, जहाँ आपको हॉकी स्टिक्स देनी है या बॉल देनी है, और इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराएं। क्या अगर कराची में लेट से कि अगर 1000 स्कूल हैं तो क्या आपको 20 स्कूल भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके अपने फील्ड होंगे? बिल्कुल मिलेंगे आपको। उनमें आप शुरू कराएं हॉकी, उनके पीटीआई को कराएं, उनके पीटीआई के लिए इंसेंटिव रख लें। आप एकेडमी से बेहतर है कि स्कूल्स के पीटीआई को इन्वॉल्व करें। और दूसरी बात यह है कि आपने टूर्नामेंट्स की बात की है, तो ये टूर्नामेंट्स आपस में जब तक नहीं खेलेंगे उस वक्त तक कभी नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं रियाज भाई कि मैं स्कूल में हॉकी नहीं खेला, पाकिस्तान टीम का मैं कप्तान बना। स्कूल्स में इतना कंपटीशन होता था कि स्कूल्स में मेरी जगह नहीं बनती थी स्कूल में, यानी कि स्कूल की टीम में। तो जाके कॉलेज में जाके फिर मैंने यानी कि टीम में सिलेक्ट हुआ। तो ये है कि जब तक ये कंपटीशन नहीं होगा, स्कूल्स में कंपटीशन नहीं होगा, हम उस वक्त तक आपको कोई ऐसे प्लेयर नहीं मिलेंगे। ये वही है बस, जिस तरह चंद एक शहरों से आ रहे हैं, जिस तरह बन्नू से आ रहे हैं, मर्दान से आ रहे हैं, स्वाद से आ रहे हैं, पीर महल से आ रहे हैं, विहाड़ी से आ रहे हैं। आप सियालकोट कुछ नहीं है, लाहौर कुछ नहीं है, कोई लड़का नहीं है, दूर दूर से आ रहे हैं, यानी कि आपको शेखुपुरा से आ रहे हैं। तो ये जब तक गोजरा से है, और जब तक ये आप इनके स्कूल्स के इंटर स्कूल्स टूर्नामेंट नहीं ना कराएंगे उस वक्त तक आप जो है ना, आप ये प्लेयर्स इसी तरह हमारा ये सिलसिला चलता कहने का रहेगा। मतलब ये कि जब तक हम इस पे तवज्जो नहीं देंगे, जो हमारा माजी का तुर्रा इम्तियाज़ होता था, जिस ज़माने में हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते, बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए, और उस वक्त ये बड़ा अच्छा होता था कि आप लोगों की टीम के साथ एक टीम में 7-8 स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे। अब तो एक दो होते हैं। बहरहाल मतलब आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान कौमी हॉकी टीम ओलंपियन नासिर अली और पाकिस्तान वीमेंस हॉकी टीम की साबिक खिलाड़ी सूफिया हमायूं मुनीफ साहिबा। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। दीप कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन नासिर अली और उनके साथ पाकिस्तान वीमेंस हॉकी टीम की साबिक खिलाड़ी सूफिया हमायूं मुनीफ साहिबा। सूफिया साहिबा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है हमने देखा है कि आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम जो है वो भी ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हैं, तो इस वक्त मतलब क्या रिस्पॉन्ड मिलता है आपको जब आप ये प्रोग्राम करने चाहती हैं? तो ज़ाहिर है आप अपनी तरफ से भी पैसे लगाती हैं, तो स्पॉन्सर की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, जब आप किसी अच्छे काम के लिए कोशिश करते हैं और नियत करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाते हैं। हमारे चीफ़ पैटर्न है सऊदी भाई, वो इसमें सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे भी प्लेयर्स को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम उनसे भी रब्ता करते हैं और अपने तौर पे भी कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हो सके हम सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह आइंदा भी जो भी जिस जगह भी ज़रूरत हुई और जो हम कर सके ज़रूर कोशिश करेंगे सऊदी भाई के ताउन से। हाँ जी, नासिर अली, ये बताइएगा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, तो अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, बड़ी अच्छी शख्सियत थे वो।
तो उस ज़माने में भी ये मसला पैदा हुआ था। वैसे तो जो हॉकी की टीमें या मुख्तलिफ़ टीमें क्रिकेट के अलावा ख़त्म हुई हैं वो तो अर्ली 90s में ख़त्म होना शुरू हो गई थी, जब इदारे जो है प्राइवेटाइज हो रहे थे। तो जब मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और उनसे हमारी मुलाकात हुई, वैसे तो ऑन एंड ऑफ होती रहती थी, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म थे जब तो नहीं हुई उनसे मुलाकात। तो उन्होंने एक डायरेक्टिव निकाले थे कि तमाम इदारे जिन्होंने अपनी टीमें ख़त्म कर दी हैं वो इदारे मतलब उन इदारों में टीमें बहाल होनी चाहिए। तो उनसे हमने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि डायरेक्टिव्स तो निकले थे लेकिन वो सुर्ख फीते के शिकार हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी चंद माह कबल एक डायरेक्टिव्स निकाले थे मुख्तलिफ़ इदारों के लिए कि वहाँ पर टीमें बहाल हों, लेकिन अभी तक जो है, और राना मशहूद साहब को मेरे ख्याल से शायद उन्होंने टास्क दिया था कि वो इसको देखें, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि इदारों में टीमें बहाल नहीं हुई, यानी खिलाड़ियों का जॉब और कैरियर जो है अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जहाँ तक आती है मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की बात, नो डाउट 84 में हमारे चीफ कमीशन थे वो, और बहुत अच्छी बातचीत उनके साथ रहती थी। ख़ुद भी वो पाकिस्तान कैंप सेलेक्टेड थे, स्टैंड बाई थे पाकिस्तान हॉकी टीम के। लेकिन अगर मैं बताऊं कि उनके होते हुए अगर किसी डिपार्टमेंट ने कोई टीम नहीं ना स्टार्ट की या उन्होंने ओपन नहीं किया, तो ये पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती थी कि उस जैसे शख्स जो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान प्लेयर थे कि उनकी बात भी नहीं सुनी गई। जहाँ तक बात आती है शहबाज शरीफ साहब की, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी डायरेक्टिव निकाला, राना मशहूद साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप विद इन ए वीक ये काम किया जाए, लेकिन जो विद इन ए वीक तो अभी तक आया नहीं है। अल्लाह करे कि वो दिन ज़रूर आए। आज मैं आपके वीनस चैनल से तवस्सुत से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्मी चीफ साहब और जितने भी यानी कि हमारे हेड ऑफ फोर्सेस हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल जो है वो ओपन किया जाए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उनको टीमें बनाने की इजाज़त दी जाए और यह है कि उनको बाई फोर्स बोला जाए कि आप ये टीमें बनाएं। और नासिर भाई ये तो देखें एक हेल्थी एक्टिविटी है। Yes. जितना आप हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देंगे तो माशरे से नेगेटिव एक्टिविटीज़ का ख़ात्मा होगा और ज़ाहिर है मतलब एक अच्छा माशरा जो है तश्कील हो, ख़ासतौर से नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ होगी। सर ये तो इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं ना कि जिस मुल्क में या जिस कौम के स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आबाद होंगे वहाँ के हॉस्पिटल्स खाली होंगे। बिल्कुल ये बड़ा तो ये मतलब, हाँ। बिल्कुल ये तो एक है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो है कि जो आपको सेहतमंद जो एक जनरेशन होती है वो आपको मुहैया करती है। लाजमी बात है अगर सेहतमंद जनरेशन हो तो लाजमी बात है कि आने वाला फ्यूचर जो है ना उस कौम के लिए बहुत ताबनाक होता है। अच्छा थोड़ी सी बात आपके कैरियर पे भी करते हैं। ये बताइए कि आपने, जैसे मैंने सूफिया साहिबा से पूछा था, कहाँ से हॉकी की इब्तिदा कहाँ से की आपने? मैंने सर क्या ख्याल आया, किसको मतलब किसी को देख के, किसी से जी बिल्कुल इंस्पायर होके? मैंने इंस्पायर जो हुआ मैं वो शहनाज शेख साहब से हुआ, क्योंकि 71 फर्स्ट वर्ल्ड कप उस वक्त मैं स्कूल स्टूडेंट था, तो वो जब वर्ल्ड कप जीत के आई तो पाकिस्तान पूरे शहरों में फर्स्ट वर्ल्ड कप था 71 का। खालिद महमूद साहब टीम कैप्टन थे। तो आपने ये सोचा होगा यार इनका तो जब मेरा भी ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल उनको एक टांगा जो होता है हार्स उस पर खड़ा किया हुआ था और बाकायदा पूरे सियालकोट और सियालकोट कैंट का चक्कर लगाया गया। उनको देख कर ना मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। तो वो फिर इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी आया कि जो कि वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स गेम में वही जो हिस्ट्री थी वो रिपीट हुई फिर सियालकोट में। अच्छा हमने ये देखा है कि ज़ाहिर है अपने स्पोर्ट्स के कैरियर में कि खिलाड़ियों के साथ जो मेरिट पे पूरा उतरते हैं उनके साथ भी ज़्यादती होती रही हैं। बहुत से जो मेरिट पे मतलब पूरा उतरने वाले खिलाड़ी हैं उनको चांस भी मिला है, उन्होंने दुनिया में नाम भी बनाया जैसा कि आपको भी। लेकिन हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है। आप, मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त हम भी मतलब ये कि हॉकी में इन थे, बहुत 1980 की बात है, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट, कि कैंप लगा था नेशनल चैम्पियनशिप के बाद कराची में, तो वहाँ 144 खिलाड़ी थे और उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी और आप जैसा फुल बैक मैं समझता हूँ कि नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपको सिलेक्ट नहीं किया गया। सर मैं आपको बताता हूँ कि 144 लड़के सिलेक्ट किए थे और ये मैं बताऊं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि 144 में से मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कैंप में आया और पहले कैंप में पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ।
ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ था 144 लड़कों में से। 3 दिन के ट्रायल्स थे, उन ट्रायल्स में 10-12 गोल मेरे पेनल्टी कार्नर के, खुद भी मैं परेशान कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक लाइफ का मेरा टर्निंग पॉइंट। बहरहाल नासिर अली और सूफिया साहिबा, मेरा ये ईमान है कि अगर इंसान जो है दिल लगी के साथ मेहनत करे, कंसंट्रेट करे, फोकस करे, तो अल्लाह ताला अगर उसके साथ ज्यादती हो भी जाती है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं लाकर उसको ज़िंदगी में कंपनसेट करता है और वो मुकाम हासिल करता है। बहरहाल अब हम बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब। तो मैंने ज़ाहिर है आप लोगों से बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाब दिए। कोई ऐसी बात जो यकीनन इस प्रोग्राम के हवाले से या आप अपने हवाले से जो आपके जहन में हो और मैं ना कर सका हूँ, तो सबसे पहले मैं सूफिया साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली मतलब वो भी कहिए और एक पैगाम जो हमारे नौजवानों के नाम काइंडली। मेरा मैसेज यूथ के लिए है, वो ये कि स्पोर्ट्स की तरफ अगर आप शौक़ रखते हैं तो ज़रूर आइए, अपना बेस्ट दीजिए और ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपकी जगह बनेगी यहाँ पे। और कोई भी फील्ड ऐसी नहीं होती कि जिसको आप छोटा समझें या ये समझें, सोचें कि भाई इसका फ्यूचर कैरियर क्या है, इनकम क्या होगी और सोर्स ऑफ इनकम, ये नहीं सोचें। आप अपना बेस्ट देंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा और आपका नाम बिल्कुल रोशन होगा और बल्कि आप मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे। जी नासिर अली साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा ये मैसेज है कि आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप मेहनत करें, ऑनेस्टी के साथ मेहनत करें, और अल्लाह ताला कभी भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। लेकिन मैं स्पेशली अब मिसिज़ मुनीफ और को मुबारकबाद दूंगा कि काश जो भी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, जिस तरह ये स्पॉन्सर कर रही हैं हर एक स्पोर्ट्स को, इसी तरह आपको भी आना चाहिए। ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल्स, जितने भी स्पॉन्सर हैं, इनको देखें कि ये किस तरह स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर रही हैं, और इसी तरह अगर आप आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। सूफिया हुमायूं मुनीफ साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, और ओलंपियन नासिर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा। आज कौमी खेल हॉकी के ऊपर था। यकीनन इसमें बहुत सारी बातें हुई और आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ एक मरतबा हम फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।